माय चैनल अक्षरिका आर्या और हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की ये बुक है और एनसीईआरटी की बुक है। ये राजस्थान बोर्ड की बुक नहीं है, स्टेट बोर्ड की नहीं है, एनसीईआरटी साइंस की ये बुक है। चैप्टर 3 हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर हम देख रहे हैं परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। यहाँ पर हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी बनाया है कि हर क्लास का हम फर्स्ट रिवीजन करते हैं, जिसमें 1 या 2 घंटे में पूरा बुक का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं हम वहां पर उनको यूज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अध्याय 3 में यानी चैप्टर 3 में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कण जो है परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। पदार्थों में आवेशित कण क्या होते हैं? चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम सबसे पहले कंघी लेंगे, जैसे सूखे बालों पर अगर आप कंघी करेंगे, उसके बाद उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ें और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाएं तो क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि वो उसको प्रतिकर्षित करता है। तो इन क्रियाकलापों से क्या निष्कर्ष निकला कि दोनों को आपस में रगड़ने से उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विद्युत आवेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? ठीक है, तो इसका आंसर जब हमको मिलता तब हमें पता चला कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। आवेशित कणों से ही परमाणु बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण तथा अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। जिसका पता किसने लगाया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे कहते हैं कैनॉल रे। इसका नाम दिया। तो कैनॉल रे जो थी वो किसने खोजा? गोल्डस्टीन ने इसे खोजा। ये किरणें धनावेशित किरणें थी, जिसके द्वारा दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को इससे और प्रोटॉन को P+ इससे शो करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1 इकाई मापा जाता है और इसका आवेश जो है वो +1 लिया जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और -1 यहाँ पर माना जाता है। तो ये यहाँ पर प्रारंभिक घटना थी। ऐसा माना गया कि परमाणु जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि अभी तक क्या है, देखो यहाँ पर ये नहीं पता था कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक भी होता है, कक्षा जैसी चीज भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमें जो है स्ट्रक्चर का पता नहीं था कि स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये है, क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये है कि कैनॉल किरणें क्या है, ठीक है। तो कैनॉल किरणें कौन सी किरणें थी? वो धनावेशित किरणें थी, ठीक है। और ये जो है कैनॉल किरणें वो एथोड से कैनोड की ओर चलती है। कहाँ से? ये चलती है हमारी एनोड से कैथोड की ओर हमारी चलती है। और कैनॉल किरणें क्या है कि धनावेशित होती है और इसी धनावेशित के कारण कैनोल जो किरणें हैं वो धनावेशित होती है और इसी धनावेशित किरणों के कारण प्रोटॉन की यहाँ पर खोज हुई।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे परमाणु की संरचना। क्वेश्चन नंबर 2 एक और है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1 चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कितना होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज हम अभी पढ़ रहे हैं। इसलिए आवेश की संख्या समान परंतु विपरीत हो जाएगी, और इस पर कोई भी आवेश जो है नहीं होगा। ठीक है, ये निरावेशित आपका कहलाएगा। ये चीज यहाँ पर क्लियर। अब परमाणु के स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार क्या दिया गया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है और अविनाशी है। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल जो कण है वो है, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो हमने नेगेटिव चार्ज में लिया और प्रोटॉन जो हमने पॉजिटिव चार्ज में लिया। इसकी खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया कि यह जानना आवश्यक हो गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं, यानी वो किस तरीके से यहाँ अपने को बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किए। जे टॉमसन ने सबसे पहले परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो चलिए अब जे टॉमसन के मॉडल की बात करते हैं हम यहाँ पर। इसमें क्या था, इन्होंने क्रिसमस केक की तरह एक परमाणु के स्ट्रक्चर को बताया। उसमें कहा कि एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। इसके अनुसार परमाणु जो है, जो धनावेश थे वो तरबूज के उसके अंदर जो पूरा गुर होता है रेड कलर का वो है, और ऋणावेश जो है उसके अंदर जो तरबूज के बीज है उसकी तरह ये ऋणावेशित इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपका जे टॉमसन मॉडल है, जिसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तरबूज का इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था इसलिए। अब ये जे टॉमसन कौन थे? 1856 में 1940 तक इनका टाइम रहा है। 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हेल क्षेत्र में इनका बर्थ हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे, और उनके शोध के सात सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार ही मिला। तो ये आपके हैं जे टॉमसन। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप में उदासीन होते हैं। तो ये इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस, अपनी परिकल्पना दी। ठीक है, और इससे परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या भी हो गई। किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब सेकंड मॉडल आपका किसका आया? रदरफोर्ड का यहाँ पर सेकंड मॉडल आया। ठीक है, अब रदरफोर्ड भी यही जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर व्यवस्थित कैसे होते होंगे। उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। तेज गति से चलते हुए अल्फा किरणों को सोने की पन्नी पर उन्होंने टकराया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पतली जो पन्नी है वो 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं, और इनका द्रव्यमान जो होता है वो 4u होता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जो हीलियम कण है वो कौन से कण होते हैं? तो अल्फा कण ही हीलियम कण होते हैं, और ये पॉजिटिव होते हैं, और इनका द्रव्यमान जो है वो 4u के बराबर होता है। ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यह अनुमान था कि अल्फा कण जो है वो सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ठीक है, पर यहाँ पर उन्होंने जो प्रैक्टिकल करके देखे तो उनको एक चीज दिखी। यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ जो कण थे कुछ तो सीधे ही गुजर गए, ठीक है, कुछ कुछ एंगल में निकले, और कुछ जो है उसी डायरेक्शन में वापस घूम गए। ये देखिए, ठीक है, तो इन्होंने ये पाया कि भाई इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव भार होता है। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से क्या है, सीधे निकल गए। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए।
और आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस ही उसी डायरेक्शन में यू घूम के आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या था? इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा था जिसने उसको रिपेल किया वापस। यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ठीक है, अब अल्फा कण क्योंकि उनकी पावर बहुत अधिक थी, उनकी ऊर्जा बहुत अधिक थी, फिर भी वो उस पतली झिल्ली से भी टकराकर वापस आ गए। इसका मतलब उसमें ऐसा क्या था? तो रदरफोर्ड का जो टाइम है वो 1871 से 1937 का है। 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोवा में इसका जन्म हुआ। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कौन है? तो रदरफोर्ड है। आपका ये सवाल बनता है यहाँ से, नाभिकीय भौतिकी का जनक कौन है? रदरफोर्ड है। रेडियोधर्मिता पर आपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला रदरफोर्ड को। तो इसमें जो अपना सवाल बनता है वो यही बनता है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको माना जाता है? तो रदरफोर्ड को माना जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब इसके प्रैक्टिकल के जो रिजल्ट यहाँ आए वो रिजल्ट हम यहाँ पर अब समझेंगे। ठीक है, इस प्रयोग में निष्कर्ष समझने के लिए खुले मैदान में क्रियाकलाप कर लेते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारों पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थर क्या होगा? निकल जाएगा। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण जो है वो प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने जो परिणाम निकाले वो ये थे कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग क्या है? खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ठीक है, अब प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से कम 10 की घात 5 गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर काटते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो ये चीजें यहाँ पर उन्होंने कंसेप्चुअली निकाली। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अब कमियां क्या थी? तो वर्तुलाकार मार्ग में अगर बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसमें कितनी ऊर्जा होगी? कभी ना कभी तो उसकी ऊर्जा खत्म होगी, और जब उसकी ऊर्जा खत्म होगी तो वो कहाँ जाएगा? नाभिक में खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से परमाणु क्या होना चाहिए? अस्थिर होना चाहिए, जबकि परमाणु क्या हो गया? स्थायी हो गया। ये कमी यहाँ पर इनके निकली। अब इस कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु संरचना के बारे में फिर से प्रैक्टिकल किए और अपनी हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? विविक्त कक्षाएं यानी डिस्क्रीट क्लास इनको कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी ऊर्जा क्षय उसमें नहीं होता। नील्स बोहर कौन थे? 1885 से 1962 का इनका पीरियड रहा है। 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेग में इनका बर्थ हुआ था। 1916 में कोपेनहेग विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 बुक्स इनकी है नील्स बोर की। ठीक है,
अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो कक्षा है, इन कक्षाओं के जो कोष होते हैं इनको क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। और यहाँ पर ऊर्जा स्तर को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो बेसिकली ये बीच का पार्ट होता है उसको नाभिक कहते हैं। उसके बाद जो पहला कक्ष है उसको कक्ष के कहा गया है, दूसरे कक्ष को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन। तो यहाँ पर सीक्वेंस के एल एम एन आपको याद रखना है कि एन इक्वल्स टू 1 होता है, एल दूसरी कक्षा है और जो एम है वो तीसरी कक्षा है और इसी तरीके से एन जो है वो चौथी कक्षा है। तो यहाँ विभिन्न ऊर्जा स्तरों में यहाँ पर दिखाया गया है जिनको के एल एम एन या 1 2 3 4 से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर उन्होंने की। ये बात किसकी थी, ये बात थी हमारे पास में नील बोर की। ठीक है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे कि परमाणु मॉडल में आपने देखा कि एक पार्ट तो पॉजिटिव था और एक पार्ट कौन सा था, उसका नेगेटिव था। पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा गया, धनावेशित कण, और एक ऋणावेशित कण जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। तो इसमें दोनों मिलाकर जो परमाणु को क्या है वो निरावेशित कर देते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो चीज है, आपने क्या किया कि सोने की झिल्ली पर जब अल्फा कण वहां पर की बौछार की, तो अल्फा कण क्या है अपने आप में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा वाले थे। अब यहाँ पर इस नाभिक में भी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज था, तभी तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। तो यहाँ से क्या हुआ कि नाभिक में कौन सा चार्ज माना गया, इसमें माना गया पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक चार्ज इसमें माना गया। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल को आप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक तो नाभिक हो जाएगा, उसके चारों तरफ एक तो क्या हो जाएगा आपका के, दूसरा एल और तीसरा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। के बराबर 1, एल में कितना होता है n इक्वल्स टू 2, एम में कितना होता है n इक्वल्स टू 3। तो ये आपका 3 कक्षा वाला मॉडल हो गया। यहाँ तक क्लियर। क्या अल्फा कणों का अपकिरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से भी संभव है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि क्या होता है कि 7 कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है और परिणाम भी उसी से प्राप्त होगा। सभी धातुओं के परमाणु जो परमाणु है उनकी संरचना भी क्या होती है, एक जैसी होती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद में यहाँ पर रदरफोर्ड प्रैक्टिकल से क्या मिला, रदरफोर्ड प्रैक्टिकल से हमें मिला नाभिक। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। चैडविक ने एक और अपरमाणु कण खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, इसलिए इसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन रखा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ देखो कि परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो परमाणु के। तो यहाँ पर 3 अपरमाणु कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान जो है 4u है, उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही न्यूट्रॉन वहां पर उपस्थित होते हैं। विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। परमाणु के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे निकालते हैं, 2 इंटू n की घात 2 यानी 2n² से निकालते हैं। ये आपकी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है। जहां n कक्षा की संख्या और ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष के में होगी यानी 2, दूसरे कक्ष में होती है 8 और तीसरे कक्ष में होती है 18 और चौथे कक्ष में होती है 32। यानी कितना होता है, 2, 8, 18 और 32। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में भी काम आती है। हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ नाभिक की स्ट्रक्चर है। लिथियम में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो बेरियम है उसके अंदर 4, देन बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ये है आपका आयरन, आयरन का 9 और ये आपकी जो है अक्रिय गैस यहाँ पर आ जाती है। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर जो इन्हें सीक्वेंस में रखा गया है वो इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक है, किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं जो है वो क्रमानुसार बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है। जैसे ये नाभिक है तो सबसे पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब तक इनमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे तीसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में फिर तीसरी कक्षा में तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ठीक है, अब इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हमने सीक्वेंस पढ़ा है 2, यहाँ पर हमने सीक्वेंस पढ़ा था और सीक्वेंस में क्या सीक्वेंस हमने देखा है यहाँ पे 2, 8, 18 और 32। ठीक है, फिर इसके बाद में ये नाभिक, नाभिक से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8। जब तक इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे इसकी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद ही अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है। फिर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद फिर नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे, उसमें 32 पूरे होने के बाद फिर नेक्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते हैं। कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो कार्बन में कितना होता है 6 और सोडियम का कितना है 11। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर दिया हुआ था आपके। ये कार्बन, कार्बन में कितने हैं 6 और ये है आपका सोडियम, सोडियम और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? नाभिक, नाभिक के बाद कौन सा आता है? K आता है जिसमें कितने होंगे? K में होंगे 2। ठीक है, फिर उसके बाद आता है L, L में कितने होंगे? L में भरते हैं हम 8। तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 10 नंबर किसका आ रहा है? 10 नंबर सक्रिय गैस का आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? ये स्ट्रक्चर आपके सक्रिय गैस का यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर कि किस तरीके से कोशों में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाते हैं। संयोजकता की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता है को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी जैसे आपका ये नाभिक है, इसके बाहर ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये परमाणु है उसकी ये मतलब टेंडेंसी होगी कि या तो वो इसमें जैसे 8 है, 8 अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। ठीक है, या तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले यानी पूरी तरीके से ये भर जाए, या फिर अर्ध पूरित यानी 8 का आधा 4, इसमें से क्या करे वो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मतलब सिर्फ 4 वो पूरे कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो ये क्या करेगा? या तो पूरा भरेगा। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? या तो इसे पूरा भरना है यानी 3 इसको और चाहिए 8 होने के लिए। ठीक है, या फिर इसको आधा भरना है यानी इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल देना है, तब ये कितना हो जाएगा? अर्धपूरित हो जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन में परमाणु क्या होता है? स्थायी अवस्था में रहता है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है पहले भी। ठीक है, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता या तो +3 होगी
या फिर कितनी होगी, -1 हो जानी चाहिए। अब बोर बरी स्कीम में हम जानते हैं कि परमाणु बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया है कि जिन परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता जो है वो क्या होती है, शून्य होती है। यानी पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अथवा अपने समान तथा अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण भरने के प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने, उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं कि संयोजकता क्या होती है, कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ता है वही क्या कहलाता है, उसके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 और 3 होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर ये जो दिए हैं उसमें हम देख लो आप, ये दो मैग्नीशियम की जो बाह्यतम कक्ष है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। एल्यूमिनियम में 1, 2 और 3, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरीके से हम संयोजकता निकालते हैं। और जब किसी का पूर्ण रूप से भरा है, जैसे ये इसका पूरा अष्टक भरा हुआ है, तो ये कौन सी गैस हो गई, आपकी अक्रिय गैस हो गई है, अक्रिय एलिमेंट, अक्रिय तत्व जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका हीलियम का, क्योंकि नाभिक के बाद जो कोश है इसका, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे भरे हुए हैं। तो हीलियम कण जो है वो बहुत ही पावरफुल माना जाता है, जिसका द्रव्यमान जो है वो 4U के बराबर होता है। ठीक है। यदि इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो इसे एक अन्य प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, परंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ज्यादा आसान है। ठीक है। ये दिखती सी बात है कि भाई एक तो 7 जने अपनी जगह चेंज करे और एक जना कहीं से बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाए तो अपना काम सेट हो जाए। तो अतः इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाती है, यहाँ पर अष्टक और 1 हो जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर ये 18 तत्वों की जो है, स्टार्टिंग के जो 18 तत्व है इनकी संयोजकता यहाँ पर दी गई है। पहला तो है, सबसे पहले हाइड्रोजन है। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। ठीक है। तो इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है। या तो वो 1 ग्रहण कर ले या 1 को भी बाहर निकाल दे। हीलियम की बात करें तो इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, प्रोटॉनों की संख्या है 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 2। परमाणु संख्या कौन सी है इसकी, 2, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है। तो संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इस कक्ष में क्या है, के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही आएंगे और दोनों ही इसके पास अवेलेबल है। अब बात करेंगे लिथियम की, तो लिथियम के बाह्यतम कक्ष में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सबसे पहले के में भरेंगे तो के में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन बचा, 3 है हमारे पास, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया,
यहाँ बाहर वाले के एल वाली कक्षा में चला गया। अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकालने की यानी त्यागने की प्रवृत्ति इसकी होगी और इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस धीरे धीरे इसी तरीके से बाकी के स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। इसमें संयोजकता 2 हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी, सॉरी हाँ 2 हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी और इसमें 4 हो जाएगी। अब 4 होने के बाद में क्या होगा, कार्बन में इसमें क्या होगा, फिर से घटना शुरू हो जाएगी। यानी अब जब संख्या यहाँ पर 7 हो जाएगी तो 7 में क्या करेगा, ये अब ग्रहण करने की प्रवृत्ति या तो अर्ध भरा होगा, यानी 7 में से 4, 8 इसमें आ सकते हैं। अपने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो या तो ये 4 हो जाए या फिर ये 8 हो जाए। तो या तो ये एक ग्रहण कर ले, ठीक है, या फिर क्या करे, कितने त्याग दे, ये त्याग दे 4, 3 ये त्याग दे 1 2 3, अगर ये निकाल दे तो अपने पास में ये अर्ध पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 8 वाले में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी और 9। इसी तरीके से आप आगे से आगे देखते जाएंगे। जब नियोन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ पूर्ण अष्टक आ जाएगा और इस तरीके से आप ये बाकी के भी देख सकते हैं। क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे करेंगे। परमाणु संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही आपकी परमाणु संख्या है, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, उसमें जो है अष्टक भरते जाओ, के कक्षा में 2 डालने हैं, फिर उसके बाद 8 डालने हैं, फिर जो भी आपका बचता है आगे से आगे आप उसे सीक्वेंस में देख सकते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या चीज है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की संख्या को बताती है। इसे Z द्वारा दर्शाया गया है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है, ठीक है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या तो क्या होगी, समान होगी। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z जो है वो 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए क्या है, Z बराबर 6 है और एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब मैंने जैसा ऊपर बताया कि परमाणु संख्या कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं। होता क्या है कि देखो, परमाणु में जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तभी तो जो कण है वो स्थायी रूप में वहां टिका रहता है कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, निरावेशित कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप प्रोटॉनों की संख्या बोलो चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो, ये किसको दर्शाते हैं, परमाणु संख्या को दर्शाते हैं। तो ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मिलाकर जो संख्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 है, ठीक है, 27 U है। तो यहाँ पर जो 27 U है उसमें 13 प्रोटॉन है और 14 क्या है, न्यूट्रॉन है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को यहाँ पर क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं।